देखो, व्हीटस्टोन सेतु का नॉर्मल डायग्राम किस प्रकार से होता है? कुछ इस प्रकार का डायग्राम होता है। ये इसका नॉर्मल डायग्राम है। क्लियर नहीं दिख रहा? देखो, व्हीटस्टोन सेतु का डायग्राम कुछ इस प्रकार से होता है। इस तरह का डायग्राम होता है। P, Q, R और S यहां पर लगा देते हैं आप बैटरी, और ये आपकी होती है कुंजी K2। बिंदु A और बिंदु B, बीच में देखिए, सॉरी ये बिंदु C है, ये बिंदु B और ये बिंदु D, बीच में आपका लगता है गैल्वेनोमीटर G, और यहां पर आपकी लगेगी कुंजी K2, K1 सॉरी, और ये इस तरह से परिपथ जुड़ जाएगा। अब देखिए, धारा किस तरह प्रवाहित होती है? धारा हमेशा धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ प्रवाहित होगी। तो धारा इधर से प्रवाहित होगी, ये आई धारा प्रवाहित होगी, और इधर से भी आई धारा निकलेगी। अगर आप बैलेंस कंडीशन में बात करते हो, संतुलन की अवस्था की बात करते हो, तो संतुलन की अवस्था में क्या होता है? धारा है, यहां पर देखिए धारा I1, और इधर धारा हो जाएगी I माइनस I1। ठीक है, आपको एग्जाम में यही परिपथ बनाना है, ठीक है ना? I1 और I माइनस I1। फिर इधर से धारा देखिए, यहाँ पर I1 ही प्रवाहित होगी, क्योंकि आप संतुलन की अवस्था में बात कर रहे हो। तो संतुलन की अवस्था में क्या होगा? बैलेंस कंडीशन में क्या होगा? गैल्वेनोमीटर का विक्षेपण है वो 0 विक्षेपण होगा, जिसके कारण B से D की तरफ कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। ठीक है, संतुलन की अवस्था में VB बराबर है VD के, और इसके कारण B से D की तरफ कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो I1 है वो I1 सीधी B पर आएगी, और B से सीधी C पर पहुंच जाएगी। यहां से I माइनस I1 है, A से D पर आएगी, और D से वापस C पर पहुंच जाएगी, I माइनस I1। तो यहाँ पर I1 और I माइनस I1 जुड़कर I बना देगी। तो अपन कह सकते हैं I बराबर क्या हो सकती है? I बराबर I1 प्लस I माइनस I1। और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो देखिए I1 है, और इधर माइनस का I1 कट जाएगा, पीछे क्या रहेगा हमारे पास में? I1 I। ठीक है ना? तो देखिए I बराबर I आ गया। मतलब जितनी धारा आपने डाली थी परिपथ के अंदर, उतनी धारा आपको वापस परिपथ से मिल रही है। ठीक है, तो इस प्रकार का आपको परिपथ एग्जाम के अंदर बनाना है। अब देखिए, अब अपन इसकी बात करते हैं कि जब क्वेश्चन आपके आएगा तो क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा। तो क्वेश्चन आपके इस प्रकार से आएगा कुछ, ये आपका व्हीटस्टोन सेतु का डायग्राम है। ठीक है, मैं इसको पूरे परिपथ को नहीं बना रहा, सिर्फ इधर ही लिख रहा हूँ ऐसे, बिंदु ए और बिंदु बी आई धारा प्रवाहित हो रही है, इधर आई धारा निकल रही है, पूरे परिपथ को नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, P, Q, R और S, ये C बिंदु है, ये B बिंदु, और ये D बिंदु है। अब देखो, यहां पर क्या हो सकता है क्वेश्चन में आपके, जैसे ये B से D की तरफ एक प्रतिरोध लिखा हुआ आ सकता है, प्रतिरोध भी दे सकता है, B से D की तरफ एक प्रतिरोध भी दे सकता है, या फिर आपको प्रतिरोध नहीं देगा तो ये खाली जगह दे देगा, या तो आपको प्रतिरोध देगा या फिर प्रतिरोध की जगह क्या दे देगा? ये खाली जगह दे देगा। आई बात समझ में? तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ता है? हाँ, डायग्राम पूरा ब्लर आ रहा है तुम्हारा। अच्छा, ऐसा कैसे हो रहा है फिर? देखो, यहाँ पर बी और डी है, बी और डी के मध्य जो प्रतिरोध आएगा वो प्रतिरोध आपको नहीं लेना होगा। अगर ये जो परिपथ है ये आपका श्रेणी क्रम के, सॉरी ये परिपथ अगर आपका व्हीटस्टोन सेतु को प्रदर्शित करता है, व्हीटस्टोन सेतु को प्रदर्शित कैसे करेगा? व्हीटस्टोन सेतु के लिए क्या होता है? P अपॉन Q बराबर होता है R अपॉन S के। आपको अगर प्रतिरोध दे रखा होगा उसमें P, Q, R और S के मान दे रखे होंगे, तो आपको सूत्र लगाना पड़ेगा P अपॉन Q बराबर R अपॉन S। अगर P का मान, Q का मान, R का मान और S का मान लगाने पर, इसको सॉल्व करने पर दोनों पक्ष बराबर आते हैं तो व्हीटस्टोन सेतु होगा, तो परिपथ व्हीटस्टोन सेतु होगा, अन्यथा व्हीटस्टोन सेतु नहीं होगा। इसकी ये कंडीशन होती है। ठीक है, दूसरी चीज, हाँ देखो, जब ना, जब ये अगर आपकी कंडीशन आ जाती है कि ये जो परिपथ है ये व्हीटस्टोन सेतु की तरह कार्य करेगा, मतलब ये जैसे P अपॉन Q बराबर R अपॉन S आ जाएगा अगर, तो फिर आपको क्या करना है? जो बीच वाले प्रतिरोध है ना, इसको हटा देना है, बीच वाले प्रतिरोध को हटा दो। अगर P अपॉन Q बराबर R अपॉन S आ जाएगा तो आपको क्या करना है?
बीच वाले प्रतिरोध को हटा देना है, ये कंडीशन करनी है आपको, ठीक है ना। फिर आपको बीच वाले प्रतिरोध की बात करोगे ही नहीं, फिर आप यही बात करोगे पी क्यू आर एस, और इसके लिए सीधा जो आपका, अब देखिए इसके लिए फॉर्मूला क्या निकलता है, ठीक है। तो कैसे निकलेगा इसके लिए, जैसे अपन श्रेणी क्रम और समांतर क्रम की सहायता से आप इसका तुल्य प्रतिरोध निकाल सकते हो। क्वेश्चन में आपको तुल्य प्रतिरोध पूछता है, तुल्य प्रतिरोध कैसे निकाल सकते हैं, तुल्य प्रतिरोध, सबसे पहले तो आप ये देखो आर इक्विवेलेंट, इसके लिए इस पूरे परिपथ के लिए आर इक्विवेलेंट क्या होगा, आर इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, ये दोनों देखो श्रेणी क्रम के अंदर जुड़े हुए हैं, यहाँ पर अपन इसकी बात नहीं कर रहे हैं, तो ये दोनों किसमें है, श्रेणी क्रम के अंदर जुड़े हुए हैं। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, आर वन प्लस आर टू, तो पी प्लस क्यू, ठीक है। और इसके लिए अगर अपन बात करें तो क्या होगा, आर इक्विवेलेंट बराबर आर प्लस एस, ये आपके पास में दो चीजें आ जाएगी, एक तो ऊपर वाले हिस्से के लिए P प्लस क्यू हो जाएगा, और नीचे वाले के लिए क्या हो जाएगा, R प्लस एस। अब देखिए ये P प्लस क्यू और R प्लस एस, ये दोनों किस में जुड़ जाएंगे, श्रेणी क्रम के अंदर जुड़ जाएंगे, समांतर क्रम के अंदर जुड़ जाएंगे। अब परिपथ किस प्रकार से हो जाएगा, देखो अब परिपथ हो जाएगा के पास में यहाँ पर ये जो है, इस तरह का रेजिस्टेंस आप देख सकते हो, इस तरह से भी देख सकते हो, P प्लस क्यू अपॉन R प्लस एस, इस तरह का परिपथ हो जाएगा। ये बिंदु बिंदु तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखिए श्रेणी क्रम की बात समांतर क्रम में आ गया है, ठीक है परिपथ, तो आपको समांतर क्रम के निकालना पड़ेगा, तो क्या होगा, आर इक्विवेलेंट वन अपॉन आर इक्विवेलेंट होता है समांतर क्रम का सूत्र, वन अपॉन आर इक्विवेलेंट किसके बराबर होता है, एक बट्टा यहाँ पर देखो पी प्लस क्यू है, तो एक बट्टा पी प्लस क्यू प्लस एक बट्टा आर प्लस एस के बराबर होगा, एक बट्टा पी प्लस क्यू प्लस एक बट्टा आर प्लस एस। इसको सॉल्व करेंगे, एक बट्टा आर इक्विवेलेंट बराबर होगा एक बट्टा पी प्लस क्यू प्लस एक बट्टा आर प्लस एस के। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, दशम ले लेंगे तो दोनों का कर देते एक दूसरे से गुणा, पी प्लस क्यू गुणा आर प्लस एस। पी प्लस क्यू और आर प्लस एस का अगर भाग देंगे तो पी प्लस क्यू से पी प्लस क्यू कट जाएगा, ऊपर क्या आएगा, आर प्लस एस, तो आर प्लस एस, प्लस का प्लस आर प्लस एस, और पी प्लस क्यू और आर प्लस है, तो आर प्लस एस से आर प्लस एस कट जाएगा, पीछे क्या आएगा, पी प्लस क्यू, आ जाएगा पी प्लस क्यू, तो हमारे पास में क्या आएगा, पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस बट्टा पी प्लस क्यू गुणा आर प्लस एस, वो आएगा वन अपॉन आर इक्विवेलेंट के बराबर आ जाएगा। इसको उल्टा करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में, तुल्य प्रतिरोध, व्हीटस्टोन सेतु के लिए तुल्य प्रतिरोध का सूत्र आएगा पी प्लस क्यू गुणा आर प्लस एस बट्टा पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस। ये हमारे लिए, ये हमारा जो सूत्र है ये किसके लिए है, व्हीटस्टोन सेतु के लिए, व्हीटस्टोन सेतु के लिए तुल्य प्रतिरोध, व्हीटस्टोन सेतु के लिए तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा है व्हीटस्टोन सेतु अगर आपका बन रहा है, मतलब P अपॉन क्यू बराबर R अपॉन एस आ रहा है, वो फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, तो आप समझ जाओगे कि हाँ ये परिपथ क्या है, ये चित्र क्या है, व्हीटस्टोन सेतु को फॉलो कर रहा है। उसके बाद में आपको ये सूत्र लगाना है, इस सूत्र की सहायता से आप तुल्य प्रतिरोध निकाल सकते हो, ठीक है ना। हाँ, अब यहाँ पर अपने व्हीटस्टोन सेतु के लिए तुल्य प्रतिरोध ज्ञात हो गया। अब आप क्या करोगे, कुछ क्वेश्चन करते हैं अपन इसी तरह के, जिसमें आपको तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए दिया जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, आपको डायग्राम दे रखा है, इस प्रकार का कोई डायग्राम है, इस प्रकार का कोई डायग्राम है। K2, यहाँ पर आपके कोई बैटरी दे रखी है E वोल्ट की, ये बिंदु A है आपका, ये बिंदु B है, ठीक है। ये 20 एम्पियर की, सॉरी 20 ओम, इधर 10 ओम, इधर आपके दे रखा है 5 ओम, और इधर आपका दे रखा है 10 ओम,
और यहाँ पर आपके बीच में एक और रेजिस्टेंस दे रखा है जो कि कितने का है, 10 ओम का रेजिस्टेंस है। तो इसके लिए आपको निकालना क्या है, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। इस पूरे परिपथ के लिए तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालोगे? तो तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए कि सबसे पहले इस परिपथ को आप देखिए, ये व्हीटस्टोन सेतु जैसा कुछ लग रहा है, ठीक है, उसके जैसा ही कुछ लग रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया होता है ना, थोड़ा बहुत हिंट लगता है कि हाँ ये व्हीटस्टोन सेतु जैसा है, तो आप व्हीटस्टोन सेतु वाली कंडीशन लगा दो। अगर 5 प्रतिरोध दे रखे हैं इस तरह की संरचना के अंदर, तो आप व्हीटस्टोन सेतु की कंडीशन लगा सकते हो। तो क्या होती है व्हीटस्टोन सेतु की कंडीशन, P अपॉन Q बराबर R अपॉन S। तो P कौन सा होगा यहाँ पर, ये जो प्रतिरोध होगा ये P कहलाएगा, ये जो प्रतिरोध होगा वो Q होगा, ये जो प्रतिरोध है वो R है, ये जो प्रतिरोध है वो क्या है, S है। तो P अपॉन Q बराबर R अपॉन S। अगर इस कंडीशन को फॉलो करता है अगर कोई परिपथ, तो वो व्हीटस्टोन सेतु है, अन्यथा वो व्हीटस्टोन सेतु नहीं है। इस कंडीशन को फॉलो करना अनिवार्य है। तो सबसे पहले देखिए P का मान कितना है, 10 ओम, तो मैंने 10 लगा दिया। नीचे Q का मान कितना है, 5, तो 5 लगा दिया बराबर। R का मान कितना है, 20, तो 20 लगा दिया। S का मान कितना है, 10, तो 10 लगा दिया। सॉल्व करेंगे तो 5 का भाग दे दिया 2 बार, 0 से 0 और इधर आ जाएगा 2, तो 2 बराबर 2। मतलब क्या हो रहा है, P अपॉन Q बराबर R अपॉन S आ रहा है। तो अतः ये परिपथ क्या है, व्हीटस्टोन सेतु परिपथ है। अतः उपरोक्त परिपथ व्हीटस्टोन सेतु है। अतः ये परिपथ क्या होगा, व्हीटस्टोन सेतु होगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों तरफ बराबर में समान संख्या आ रही है। तो इस प्रकार से सबसे पहले आपको कोई परिपथ दे रखा होता है तो उसमें ये ज्ञात करना होता है कि वो परिपथ व्हीटस्टोन सेतु है या नहीं है, उसको सबसे पहले ज्ञात करना होगा। उसके बाद अपन बात करते हैं। अब देखिए यहाँ तक ज्ञात हो गया। हाँ हाँ, प्रत्येक देखो, अगर आपको परिपथ कुछ इस प्रकार से दे रखा हो ना, कुछ काजू कतली के आकार का ऐसा, तो अगर कुछ इस तरह का दे रखा है आपको परिपथ, तो आपको सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि ये व्हीटस्टोन सेतु है या नहीं है। प्रत्येक क्वेश्चन में करना पड़ेगा ये, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करेंगे कि व्हीटस्टोन सेतु के लिए मान निकालेंगे। अब देखिए निकालना क्या, आपको तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो देखिए व्हीटस्टोन सेतु है तो आप सीधा तुल्य प्रतिरोध वाला सूत्र लगा दो व्हीटस्टोन सेतु के लिए, जो कि हमने निकाला था। आर इक्विवेलेंट बराबर क्या आया था, P प्लस Q गुणा R प्लस S बट्टा P प्लस Q प्लस R प्लस S, ये हमारा सूत्र आया था। P प्लस Q गुणा R प्लस S बट्टा P प्लस Q प्लस R प्लस S, ये सूत्र था हमारे पास में। P का मान कितना है, 10 ओम, तो हमने यहाँ पे 10 लगा दिया, प्लस का प्लस। Q का मान हमारे पास में कितना है, 5 ओम, तो हमने यहाँ पर 5 लगा दिया। R का मान कितना है हमारे पास है, 20 ओम, तो 20 लगा दिया। प्लस S का मान कितना है, 10, तो 10 लगा दिया। बट्टे में PQRS, तो P का मान कितना है, 10, 10, Q का मान कितना है, 5, 10, R का मान कितना है, 20, प्लस S का मान कितना है, 10। सॉल्व करेंगे इसको, 10 और 5 कितना हो जाएगा, 15, 20 और 10 कितना हो जाएगा, 30, बट्टा 10 और 5 15, 15 और 20 35, 35 और 10 45, काटो, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 3 बार जाएगा, 3 का भाग देंगे 10 बार जाएगा, तुम्हारे पास में क्या आ जाएगा, 10 ओम। तो हमारे इस परिपथ का जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो क्या होगा, 10 ओम होगा। इस प्रकार से व्हीटस्टोन सेतु की सहायता से अगर आप तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हो व्हीटस्टोन सेतु अगर कोई परिपथ है तो उसके व्हीटस्टोन सेतु वाला तुल्य प्रतिरोध का ये सूत्र है, इस सूत्र को अप्लाई करके आप तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। हाँ बोलो। पहले आपको ये ज्ञात करना होगा कि ये परिपथ व्हीटस्टोन सेतु है या नहीं है। अगर ये व्हीटस्टोन सेतु होगा, ठीक है, तो फिर इस प्रतिरोध की तो अपन बात ही नहीं करेंगे। अगर ये व्हीटस्टोन सेतु की इस कंडीशन को फॉलो करेगा तो अपन इस प्रतिरोध की बात नहीं करेंगे। अगर ये फॉलो नहीं करता है तो फिर इस प्रतिरोध की बात करनी पड़ेगी हमें, तो ये प्रतिरोध लेना पड़ेगा, क्योंकि हम व्हीटस्टोन सेतु की कंडीशन से जानते हैं आपकी गैल्वेनोमीटर के अंदर से शून्य विक्षेप प्रदर्शित करता है, तो उसके कारण बीच वाली जो है धारा प्रवाहित ही नहीं होती यहाँ पर। तो धारा प्रवाहित ही नहीं होगी तो इस प्रतिरोध को लेकर क्या करेंगे हम। अगर फॉलो नहीं करता है तो बीच वाले प्रतिरोध की बात करेंगे। अगर ये परिपथ
वीटिशॉन सेतु को फॉलो करेगा तो बीच वाले प्रतिरोध को आप नहीं लोगे। इसलिए तो आपने ये सूत्र निकाला था। ये सूत्र आपने कैसे निकाला था? बीच वाले प्रतिरोध की तो बात ही नहीं कर रहे, यहाँ पर सिर्फ पी क्यू आर एस की ही बात कर रहे हैं इस पूरे सूत्र में। तो इस सूत्र से सीधा तुल्य प्रतिरोध आपको निकाल देना है। इसी तरह का एक और क्वेश्चन करते हैं। नहीं, मैं वही कर रहा हूँ, अगला क्वेश्चन वही कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन वही है कि वीटिशॉन सेतु नहीं है, तब आपको पता चलेगा इसका वास्तविकता में। देखिए यहाँ पर ये 40 ओम की प्रतिरोध है और बीच में एक प्रतिरोध लगा रखा है 10 ओम का, ठीक है। यहाँ ये ई, तो अब इसका निकालना क्या है? हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना है। इस क्वेश्चन को करने की ट्राई करो एक बार, क्वेश्चन को करने की। देखिए ये परिपथ वीटिशॉन सेतु को प्रदर्शित नहीं करेगा। इसका रीजन क्या है? देखिए यहाँ पर धारा प्रवाहित हो रही है। हमेशा वीटिशॉन सेतु में जो ये बीच वाला प्रतिरोध होता है, जो गैल्वेनोमीटर जो जुड़ा हुआ होता है, वो गैल्वेनोमीटर जिस विकर्ण से जुड़ा हुआ होता है वो सीधी ये धारा वाली विकर्ण नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब मेरा ये है कि विकर्ण पर धारा जुड़ती है, ठीक है। जिस विकर्ण से जैसे ये विकर्ण है, इस विकर्ण से धारा जुड़ती है, ठीक है। बिंदु ए और बिंदु बी, इससे धारा जुड़ रही है। तो यहाँ पर इस परिपथ के बीच में गैल्वेनोमीटर नहीं होना चाहिए। गैल्वेनोमीटर हमेशा इन दोनों बिंदुओं के मध्य होना चाहिए। जो विपरीत विकर्ण है उसके मध्य होना चाहिए गैल्वेनोमीटर। आई बात समझ में? तो ये वीटिशॉन सेतु को प्रदर्शित नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये धारा सीधी इस परिपथ से जुड़ रही है। तो यहाँ पर तो सीधा क्या हो जाएगा धारा है, धारा यहाँ पर 3 भागों में बढ़ जाएगी। 3 भागों में बढ़ जाएगी तो ये जो साधारण परिपथ की तरह प्रदर्शित कर रहा है। वीटिशॉन सेतु में तो क्या होता है, धारा है वो बिंदु बी तक पहुंचती है, फिर बिंदु बी से बिंदु सी तक पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी वो अलग कंडीशन में होता है, संतुलन की अवस्था में नहीं पहुंचती है, तो वो सारी चीजें होती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, अपने परिपथ को सीधा इस विकर्ण को सीधा मतलब धारा को सीधा इससे जोड़ दिया गैल्वेनोमीटर से, लेकिन वो नहीं होता। ये वीटिशॉन सेतु की कंडीशन नहीं है, ये तो साधारण परिपथ है। तो साधारण परिपथ से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको अगर जैसे मैं इस तरह से लिखूं तो, हाँ एक मिनट, वो इसके लिए किस तरह से करेंगे? इसका परिपथ है, जैसे ये परिपथ है ना, इसको मैं इस तरह से लिख लेता हूँ, थोड़ा टेढ़ा कर लेता हूँ, ठीक है। अगर मोड़ दो तो क्या हो जाएगा, ये बिंदु ए है, बिंदु बी हो जाएगा। मोड़ दिया मैंने इस परिपथ को, ठीक है। इस तरह का 10 ओम, 20 ओम, 10 ओम, 20 ओम और 40 ओम, इस तरह से था ये परिपथ। इसको मैंने इस तरह से बना दिया, ये बैटरी कुंजी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जिस विकर्ण से धारा जुड़ रही है, गैल्वेनोमीटर को आप उस विकर्ण से नहीं जोड़ोगे। धारा जिस विकर्ण से सीधी जुड़ रही है ना, उस विकर्ण से गैल्वेनोमीटर को नहीं जोड़ना है। अगर आपने जोड़ दिया तो ये वीटिशॉन सेतु की कंडीशन नहीं होगी। ये तो साधारण परिपथ हो गया। साधारण परिपथ को कैसे सॉल्व करोगे आप? इस परिपथ के लिए क्या निकालोगे? सबसे पहले ऊपर के दोनों प्रतिरोध है, इन दोनों प्रतिरोधों का मान निकालो। आर इक्विवेलेंट बराबर क्या आ जाएगा? सीधा 10 प्लस 10 श्रेणी क्रम के अंदर दे रखे हैं। 10 प्लस 10 कितने हो जाएंगे? 30। नीचे वाले दोनों प्रतिरोध इसको आप जोड़ो तो आर इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा? 20 प्लस 40 कितना हो जाएगा? 60 ओम, ठीक है। तो यहाँ पर आपके जो परिपथ हो जाएगा वो क्या बन जाएगा? परिपथ कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, बिंदु ए, ये बिंदु बी, और यहाँ पर एक तो आपके आ जाएगा 30 ओम, ये बीच वाला 10 ओम है, और ये वाला आपके क्या आ जाएगा? 40 ओम, ठीक है। इसको आप सॉल्व करो। सॉरी, हाँ 60 ओम आ जाएगा। हाँ 60 ओम, 60 ओम, ठीक है। इसको आप फिर समांतर क्रम से सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? 1/r इक्विवेलेंट बराबर
1/30 प्लस 1/10 प्लस 1/60। ले लो दस। अब क्या लोगे? बड़ी संख्या ले लो कोई भी। तो कौन सी ले लेता हूँ मैं? 60 ले लेता हूँ बड़ी संख्या। ठीक है, 60 का अगर 30 में भाग दोगे कितनी बार जाएगा? 2 बार। 2 आ गया प्लस 60 का 10 में भाग देते कितनी बार जाता है? 6 बार। 10 के पाड़े में 60 कितनी बार आता है? 6 बार आता है, तो 6 आ गया प्लस 60 का 60 में कितनी बार? 1 बार। 1 आ गया, तो कितना हो जाएगा? 6 और ये 3 हो जाएगा, तो 6 3 कितने हो जाएंगे? 9। 9/60। 3 3 के पाड़े में 9 कितनी बार आता है? 3 बार आता है, और 3 का भाग देंगे तो इसमें कितनी बार जाएगा? 20 बार जाएगा। तो हमारे पास में आर इक्विवेलेंट, ये तो 1/r इक्विवेलेंट था, इसको आप उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा? आर इक्विवेलेंट आ जाएगा। आर इक्विवेलेंट बराबर आएगा 20/3 ओम। इस प्रकार से होगा। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि धारा को सीधा आप गैल्वेनोमीटर से नहीं जोड़ोगे। अगर आपने धारा को सीधा गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया तो वो व्हीटस्टोन सेतु की तरह कार्य नहीं करेगा। व्हीटस्टोन सेतु की तरह कार्य तब करेगा जब आप जो धारा है कि जो धारा वाला जो विकर्ण है उसकी विपरीत दिशा वाला विकर्ण, दूसरा विकर्ण होगा ना, उसके अंदर गैल्वेनोमीटर को आप जोड़ोगे तो वो व्हीटस्टोन सेतु की तरह कार्य करेगा। ये व्हीटस्टोन सेतु नहीं है इस तरह से। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, बिंदु ए है ये, यहां पर एक प्रतिरोध लगा रखा है और इधर एक प्रतिरोध है। यहां प्रतिरोध है और यहां पर एक प्रतिरोध है। ये बिंदु बी। ठीक है, इस प्रतिरोध का मान है 10 ओम, इस प्रतिरोध का मान है 30 ओम, इस प्रतिरोध का मान है 5 ओम और इस प्रतिरोध का मान है 15 ओम, और यहाँ बीच में एक प्रतिरोध लगा रखा है, इसका मान कितना है? 10 ओम। तो आप बताओ ये प्रतिरोध व्हीटस्टोन सेतु है या नहीं है? पहले तो आपको ये निकालना होगा और उसके बाद में इस प्रतिरोध का, इस पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकालना होगा। प्रतिरोध, ठीक है, पहले तो आपको ये निकालना है कि ये व्हीटस्टोन सेतु है या नहीं है, उसके बाद में इस पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। चलो देखिए क्वेश्चन, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हीटस्टोन सेतु है या नहीं है। तो आप क्या करोगे? इस क्वेश्चन को देख सकते हो, देखिए चौकोर आकार में दे रखा है। व्हीटस्टोन सेतु कैसा होता है? व्हीटस्टोन सेतु भी चौकोर ही होता है, लेकिन कुछ इस प्रकार से होता है, ऐसा काजू कतली के शेप का होता है। लेकिन ये आपको बर्फी के शेप का दे रखा है, तो आपको क्या करना है? ये दोनों जो बिंदु है, इन दोनों बिंदुओं को खींचोगे तो ये काजू कतली का शेप बन जाएगा। काजू कतली का शेप बन जाएगा, देखो इस प्रकार से हो जाएगा। ये 10 ओम, 30 ओम, 5 ओम, 15 ओम, और बीच में क्या आ जाएगा? ये आपके प्रतिरोध 10 ओम का प्रतिरोध आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से काजू कतली के शेप में भी आप इसको कर सकते हो। तो अब आपको कुछ जाना पहचाना लग रहा होगा, ये स्ट्रक्चर व्हीटस्टोन सेतु जैसा लग रहा होगा। ठीक है, अब देखिए व्हीटस्टोन सेतु जैसा कुछ लग रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? व्हीटस्टोन सेतु की कंडीशन लगानी पड़ेगी। व्हीटस्टोन सेतु की कंडीशन लगाओगे तो क्या कंडीशन होती है? P/Q बराबर R/S। ठीक है, इस सूत्र से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? P का मान कितना है? 10 लगा दिया, बट्टा Q का मान कितना है? 30 बराबर R का मान कितना है? 5 बट्टा S का मान कितना है? 15 लगा दो। 0 से 0 घटा पीछे कितना रहेगा? 3। 5 का भाग दोगे 15 में कितनी बार जाएगा? 3 बार। तो क्या आ रहा है? 1/3 बराबर 1/3 बराबर आ रहा है दोनों। तो अतः परिपथ व्हीटस्टोन सेतु होगा। तो सबसे पहले तो हमें ये पता चल गया कि ये परिपथ क्या है? व्हीटस्टोन सेतु है। तो व्हीटस्टोन सेतु है, पूछ रहा है आपको क्या है? तुल्य प्रतिरोध पूछ रहा है, तो तुल्य प्रतिरोध का सूत्र लगा दो। तुल्य प्रतिरोध व्हीटस्टोन सेतु के लिए तुल्य प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है? आर इक्विवेलेंट बराबर होता है, अभी निकाला था हमने, P+Q गुणा R+S बट्टा P+Q+R+S। ये हमारा सूत्र होता है। इस चित्र में आप देखोगे तो देखिए P का मान कितना है? 10।
तो यहाँ पर P की जगह क्या लिख लेंगे 10 प्लस Q का मान कितना है 30, तो 30 लिख लिया। R का मान कितना है 5, तो 5 को 10 का प्लस। S का मान कितना है 15, तो 15 लिख लिया। बट्टे में भी कर दो 30 प्लस 10 प्लस 30 प्लस 5 प्लस 15। सॉल्व करो इसको। 30 और 10 कितना हो जाएगा 40 गुणा 5 और 15 कितना हो जाएगा 20 बट्टा 30 और 10 40, 40 और 5 45, 45 और 5 50, 50 और 10 60 आ जाएगा आपके। ठीक है, 0 से 0 काट दिया, 2 का भाग दिया इधर, तो कितनी बार जाएगा 3 बार, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में 40 बट्टा 3 ओम आंसर। ये आगे सॉल्व नहीं होगा, आगे सॉल्व होगा तो पॉइंटों में आ जाएगा, तो इसलिए अपने 40 बटा 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखिए एक और क्वेश्चन आपको देता हूं। ये क्वेश्चन आपके अति लघुत्रात्मक में दूसरा क्वेश्चन दे रखा है आपकी बुक के अंदर। अति लघुत्रात्मक का दूसरा क्वेश्चन है। देखिए किस प्रकार से होगा ये क्वेश्चन। एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। इस तरह का क्वेश्चन, इस तरह के ही क्वेश्चन बन देंगे आपके एग्जाम में, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ये 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। आई बराबर आपको दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, आई बराबर 2 एम्पियर दे रखा है। यहाँ पर बिंदु ए और ये बिंदु बी। ठीक है, ये R1 इसका प्रतिरोध है, इसका प्रतिरोध है R2, इसका प्रतिरोध है R2 और इसका प्रतिरोध है R1। ये आ गया बिंदु स्मॉल बी कर लो, ये इसको इस बिंदु स्मॉल ए कर दिया। ये आप पूछ रहा है आपको कि VA माइनस VB बराबर क्या होगा। VA माइनस VB का मान निकालना है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, आपको इस तरह का परिपथ दे रखा है। तो ये धारा कैसे प्रवाहित होगी, यहाँ पर धारा I1 प्रवाहित होगी और यहाँ पर कौन सी होगी I माइनस I1। ठीक है, I माइनस I1 धारा प्रवाहित होगी, या फिर इसको कह सकते हैं अपन I2 धारा भी हो सकता है सीधा। ठीक है, इस तरह से होगा परिपथ। इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। देखो इस क्वेश्चन को, हाँ देखो, देखिए इस परिपथ में क्या होगा। सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा ये परिपथ व्हीटस्टोन सेतु को प्रदर्शित कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले एक तो कंडीशन होती है हमारे व्हीटस्टोन सेतु की, क्या होती है P अपॉन क्यू बराबर R अपॉन S। यहाँ पर इस कंडीशन को आप अप्लाई करोगे। अगर ये परिपथ व्हीटस्टोन सेतु को प्रदर्शित करेगा ना, तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि बिंदु ए और बिंदु बी पर व्हीटस्टोन सेतु को प्रदर्शित करेगा, तो बिंदु ए पर जो विभव है और बिंदु बी पर जो विभव है, उन दोनों विभवों का मान समान हो जाता है संतुलन की अवस्था में, हम जानते हैं। तो जिसके कारण क्या होगा, ए पर विभव माइनस बी पर विभव करोगे तो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों समान राशि है, समान राशियों को घटाओगे एक दूसरे से तो 0 के बराबर आंसर आ जाएगा। सबसे पहले निकालते हैं व्हीटस्टोन सेतु की, ये व्हीटस्टोन सेतु है या नहीं है। ठीक है, देखो P अपॉन क्यू बराबर R अपॉन S। यहाँ पर P का मान क्या होगा R1, तो P की जगह आप क्या लिख लोगे R1 लिख लिया। ठीक है, बट्टा Q का मान कितना है R2 बराबर R का मान कितना है R2 अपॉन S का मान कितना है R1। R2 बट्टा R1 बट्टा R2 बराबर R2 बट्टा R1। तो ये एक दूसरे के बराबर नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पर R1 और इधर नीचे R2 आ रहा है और इधर ऊपर R2 आ रहा है, नीचे R1 आ रहा है, तो ये एक दूसरे के बराबर नहीं है, दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि उपरोक्त चित्र व्हीटस्टोन सेतु को प्रदर्शित नहीं करेगा। ये चित्र किसको, व्हीटस्टोन सेतु को प्रदर्शित नहीं कर रहा है। और आपको निकालना क्या है, VA माइनस VB बराबर 0 निकालना है। VA माइनस VB बराबर 0 निकालना है। ठीक है, अब देखिए पहली चीज तो ये देखिए I माइनस I1 है, इसको मैं I2 के बराबर कर सकता हूँ ना। इस I माइनस I1 को मैं I2 ले सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर भी I2 प्रवाहित हो रही है। सबसे पहले आप ये देखो, यहाँ पर जो देखिए अपने पास में I का मान कितना दे रखा है, क्वेश्चन के अंदर I का मान दे रखा है 2 एम्पियर। पहली चीज तो ये I का मान कितना दे रखा है हमारे पास में 2 एम्पियर।
दूसरी चीज, बिंदु ए और बिंदु बी के मध्य जो विभव होगा, उन विभव का मान क्या होगा? समान होगा। बिंदु ए और बिंदु बी के मध्य विभव का मान समान होगा। ठीक है, तो आपको पता है श्रेणी समांतर क्रम की कंडीशन में क्या होता है? समांतर क्रम की कंडीशन में जो बिंदु दे रखे होते हैं और यहाँ पर प्रतिरोध लगा रखे होते हैं समांतर क्रम में, तो उनके मध्य जो विभव होता है, विभव का मान समान होता है। तो यहाँ पर ये जो इसके लिए पूरे इस पूरे परिपथ के लिए विभव होगा ए स्मॉल ए बी। ठीक है, विभव होगा ए स्मॉल ए बी, वो बराबर होगा विभव ए स्मॉल बी बी के, स्मॉल बी कैपिटल बी के। मतलब इस पूरे परिपथ का विभव है इस परिपथ के विभव के बराबर होता है, ये हम जानते हैं। ठीक है, तो ये बराबर होगा। इसके कारण क्या होगा? देखिए दोनों विभव बराबर है, मतलब दोनों में प्रतिरोध का मान समान है। ठीक है, तो प्रतिरोध का मान समान होने के कारण क्या होगा? धारा है, धारा यहाँ पर दो भागों में बढ़ जाएगी, समान भागों में बढ़ेगी, क्योंकि प्रतिरोध का मान समान है, तो धारा समान भागों में बढ़ेगी। तो यहाँ पर I1 धारा प्रवाहित हो रही है, यहाँ पर I2 धारा प्रवाहित हो रही है, और ये दोनों धाराएं भी क्या होगी? बराबर होगी। I1 बराबर होगी I2 के। ये आ गया हमारे पास समीकरण। I1 किसके बराबर होगी? I2 के बराबर होगी। और आपको पता है, देखिए यहाँ पर इस बिंदु की बात करते हैं, संधि बिंदु की बात करते हैं, बिंदु ए की। तो यहाँ पर बिंदु ए पर क्या हो रहा है? बिंदु ए पर अगर अपन बात करें तो एक समीकरण बन रहा है कि I है, ये I किस में कन्वर्ट हो रही है? I1 और I2 के। तो I किसके बराबर होगी? I1 प्लस I2 के बराबर होगी संधि बिंदु ए से। बिंदु ए से तो I किसके बराबर होगी? I1 प्लस I2 के। ये आगे समीकरण 3। तो यहां से अपन I1 और I2 के मान निकाल सकते हैं। I का मान कितना है हमारे पास में? 2 एम्पियर है, तो I की जगह 2 एम्पियर लगा देते हैं। 2 एम्पियर बराबर किसके होगा? I1 प्लस I2 के। और हमें पता है कि I1 बराबर है I2 के, तो I1 को या तो I2 के बराबर कर दो, या फिर I2 को I1 के बराबर कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं? I1 को I2 के बराबर कर देता हूँ मैं। तो क्या आएगा? 2I2 आ जाएगा, बराबर होगा 2 एम्पियर। तो I2 बराबर क्या आ जाएगा? 2 से 2 कट जाएगा, पीछे क्या रहेगा? 1 एम्पियर। तो ये हमारा I2 आ गया। और इसी प्रकार से हमारा I1 क्या आ जाएगा? I1 भी क्या आएगा? 1 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो धारा है, धारा समान दो भागों में बढ़ रही है। परिपथ के अंदर धारा समान दो भागों में बढ़ रही है, क्योंकि प्रतिरोध का मान समान है। प्रतिरोध का मान समान होने के कारण परिपथ के अंदर जो धारा है, इस परिपथ के अंदर जो I1 धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें I2 धारा प्रवाहित हो रही है, दोनों का मान क्या होगा? समान होगा। मतलब 2 एम्पियर की धारा है, तो यहाँ पर 1 एम्पियर जा रहा है और यहाँ पर 1 एम्पियर की धारा जा रही है। अब देखो अब देखो, अब सबसे पहले अपन बिंदु ए और कैपिटल ए और स्मॉल ए की बात करते हैं। बिंदु ए और स्मॉल ए की बात करते हैं, इन दोनों के मध्य विभवांतर निकालते हैं। कैपिटल ए और स्मॉल ए के मध्य विभवांतर निकालते हैं। आपको पता है कि धारा है, वो धारा क्या होती है? अधिकतम विभव से न्यूनतम विभव की तरफ प्रवाहित होती है। यहाँ पर धारा है बिंदु ए से स्मॉल ए की तरफ जा रही है, तो मतलब क्या हो गया? बिंदु ए का विभव स्मॉल ए से ज्यादा है, इसके कारण बिंदु ए की स्मॉल ए की तरफ जा रही होगी। यहाँ पर अपन निकालेंगे वी ए माइनस वी स्मॉल ए बराबर क्या आएगा? इस प्रतिरोध के कारण विभव, इस प्रतिरोध का विभव के बराबर होगा। इस प्रतिरोध का विभव क्या आता है? यहाँ पर I1 धारा जा रही है, तो I1 गुणा R1 इसका विभव होगा। I1 का माने अभी निकाला मैंने, कितना? 1 एम्पियर था, तो 1 गुणा R1। तो हम कह सकते हैं VA माइनस V स्मॉल a बराबर क्या आ जाएगा? R1 आ जाएगा, समीकरण 1। ठीक है, बिंदु ए तथा स्मॉल ए के मध्य विभवांतर। ठीक है, इसी प्रकार से अब देखो आपको निकालना क्यों है, ये देखिए यहाँ पर अपन ये चीज कर क्यों रहे हैं, रीजन क्या है? क्योंकि हमें वी ए माइनस वी बी निकालना है। अगर आप ये निकाल दो पद, इन दोनों का विभवांतर निकाल दो, इन दोनों का विभवांतर निकाल दो, ठीक है, और इन दोनों को आपस में घटा दो, तो वी ए माइनस वी बी आ सकता है आपके पास में। तो आप क्या करोगे यहाँ पर? पहली कंडीशन तो ये होगी आपकी। दूसरी कंडीशन में क्या करोगे? बिंदु कैपिटल ए और स्मॉल बी, ये स्मॉल बी है, कैपिटल ए और स्मॉल बी, इन दोनों का विभवांतर निकालते हैं। बिंदु कैपिटल ए तथा स्मॉल बी के मध्य विभवांतर, तो कितना आएगा? वी ए, अधिकतम विभव क्या होगा? अधिकतम विभव बिंदु ए पर होगा, न्यूनतम विभव क्या होगा? बिंदु बी पर होगा, क्योंकि धारा की दिशा ए से बी की तरफ जा रही है। ठीक है, तो वी ए माइनस वी बी बराबर किसके होगा? यहाँ पर R2 प्रतिरोध है, इसके कारण जो विभव है उसके बराबर होगा। तो
R2 प्रतिरोध के कारण विभव कितना आ रहा है, I2 R2। I2 का मान हमने निकाला था 1 एम्पियर, तो 1 गुना R2 हो जाएगा। तो हमारे पास में VA माइनस VB बराबर कितना आ जाएगा, R2 आ जाएगा। ये आ गया समीकरण 2। तो ये हमारे पास में 2 समीकरण आ गए। अब आपको क्या करना है, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दो। क्या करोगे, या तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दो, या फिर समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देते हैं। क्योंकि अगर समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे तो ये VA है ये धनात्मक हो जाएगा, और जो कि आपको क्वेश्चन में दे रखा है। अगर आप ऐसा नहीं भी करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 1 में से 2 को घटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, अब देखिए समीकरण 1 में से समीकरण 2 किस प्रकार से घटेगा, VA माइनस VB, ये तो यूं कहीं लिख लेते हैं, VA माइनस V कैपिटल A माइनस V स्मॉल a, ठीक है। फिर माइनस कोष्टक के अंदर VA माइनस VB, VA माइनस VB बराबर में R1 माइनस R2, ठीक है। यहां पर इसको सॉल्व करो, VA माइनस V स्मॉल a माइनस का गुणा इससे करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का VA, और माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस VB बराबर हो जाएगा R1 माइनस R2, ठीक है। यहां पर जो कट रहा है वो काट दो। देखो ये VA है, ये प्लस का है, इधर VA माइनस का है, तो VA से VA कट जाएगा। क्या रहेगा हमारे पास में, माइनस का VA प्लस VB बराबर R1 माइनस R2। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमें, VA माइनस VB पूछ रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, यहां से अगर माइनस कॉमन ले लो दोनों तरफ से, इधर से मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस इधर से चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस का, और इधर प्लस है, इधर माइनस कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, पीछे माइनस आ जाएगा, VB बराबर, इधर से भी माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस का R1 और प्लस का R2 आ जाएगा। तो माइनस से माइनस कट गया, तो VA माइनस VB बराबर हमारे पास में क्या आएगा, R2 प्लस R1, R2 माइनस R1, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार का एक क्वेश्चन है ना। लास्ट में हमारे पास में क्या आ जाएगा, VA माइनस VB करेंगे तो क्या आएगा, R2 माइनस R1, ये आंसर आएगा। क्वेश्चन के अंदर जो तुम्हारे बुक के अंदर जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें जो आंसर है वो गलत आ रहा है। उसमें क्या किया इसने, उसमें है ना उन्होंने ये जो P अपॉन Q है बराबर R अपॉन S है, तो इसको ना बराबर मान लिया उन्होंने। अपने क्या आया था, R1 अपॉन R2 बराबर R2 अपॉन R1 आया था ना, तो उसने क्या किया कि R1 अपॉन R2 बराबर R1 अपॉन R2 कर दिया गलती से, जिसके कारण यहाँ पर संतुलन की अवस्था में कर दिया, तो उसके आंसर 0 आ रहा है। लेकिन वास्तविकता में आंसर ये होगा, 0 नहीं आएगा, ठीक है। इस तरह से करना है तुम्हें, इस तरह से करना है, बुक वाला गलत है, इस तरह से करना है। हाँ गलत हो सकता है ना, गलत कर सकता है कोई भी, गलत क्यों नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस तरह से तुम्हें ये क्वेश्चन करना होगा। तो आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे, कल इससे आगे करेंगे।